कि सीबीआई ने यूएई से नकली मुद्रा मामले में वांछित अपराधी मोहिउद्दीन अब्बा उमर बेरी को भारत लाने में बड़ी सफलता हासिल की है। ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने वाला एक तंत्र था और इसका पूरा रूट लिखा है तो ये आईएसआई का बड़ा मोहरा था कि संभवतः 2 या 4% ऐसे लोग होंगे जो मोदी शासन काल में भागे होंगे, अन्यथा वो सब पुराने पापी हैं, पुराने अपराधी, उनके सबके फाइलें खुल रही हैं। भारत के खिलाफ इस साजिश भारत के अर्थतंत्र को, मतलब जिसके हाथ में देश ने सत्ता दी, उसी ने इस देश के अर्थतंत्र को चौपट करने का खेल खेला। तो ये सब गुर्गे पाले हुए थे कांग्रेस का। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर ये उम्मीद जो पाले बैठे थे कि ये मोदी थर्ड टर्म का मोदी अल्पमत का है, 2 बैसाखियों पर है, कभी चंद्रबाबू कभी नीतीश कुमार को झाड़ पर चढ़ाकर खेल कर लेंगे। मोदी ने देश को भरोसा दिलाया था कि मोदी और ज्यादा ताकतवर होगा। अब आप कह रहे हैं कि ये जो मास्टर स्ट्रोक है मोदी का, उससे कांग्रेस कांपने लगी है, कांग्रेस को उसकी तबाही दिखने लगी। हाँ मनीष जी, कांग्रेस का इकोसिस्टम इतना मजबूत है, इसके चर्चा तो प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं, सब लोग रोना रोते हैं उसका कि वो इकोसिस्टम पूरी ताकत लगाए हुए है। लेकिन आज की जो घटना है, दर्शकों को मेरे ख्याल से 90% को पता ही नहीं होगी खबर, और वो खबर ऐसी है कि उसके 1000 सवाल हैं जिसके जवाब कांग्रेस को देने पड़ेंगे। आज एक आदमी को भारतीय एजेंसियां विदेश से प्रत्यर्पित करके लाई। जरा पहले खबर दिखा दीजिए मनीष जी। आप, मैं दर्शकों को कहूँगा, आप चौंकेंगे कि कितना बड़ा अपराधी और कैसे वो आज आया है। लेकिन यहाँ पे सन्नाटा है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, और 10 साल से मोदी सरकार उसके पीछे पड़ी हुई थी। हम लोग आतंकवादियों की बात करते हैं, ये देखिए कि सीबीआई ने यूएई से नकली मुद्रा मामले में वांछित अपराधी मोहिउद्दीन अब्बा उमर बेरी को भारत लाने में बड़ी सफलता हासिल की है। इंटरपोल और अबू धाबी पुलिस के सहयोग से यह कार्रवाई की गई। मोहिउद्दीन अब्बा उसका नाम है, मोहिउद्दीन अब्बा साथ लिखता है। मोहिउद्दीन दुबई से शारजा होते हुए बेंगलुरु में नकली नोट लाया करता था। 2013 में उसके खिलाफ रेड अलर्ट नोटिस जारी हो चुका था। ये 2013, ये याद रखिएगा जरा। केंद्रीय सीबीआई को नकली करेंसी मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। आरोपी मोहिउद्दीन अब्बा उमर बेरी को यूएई से भारत लाया गया। सीबीआई ने इंटरपोल और अबू धाबी पुलिस के सहयोग से आरोपी की वापसी कराई है। मोहिउद्दीन दुबई से शारजा होते हुए बेंगलुरु में नकली नोट लाया करता था। उसके खिलाफ 2013 में रेड नोटिस जारी किया गया था। सीबीआई ने इंटरपोल चैनलों के जरिए से यूएई से मोहिउद्दीन अब्बा उमर बेरी की वापसी का सफलतापूर्वक समन्वय किया है। वह राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का भी वांछित आरोपी है। सीबीआई की अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग इकाई ने यूएई की अबू धाबी में राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो एनसीबी के साथ समन्वय करके 20 जून को रेड नोटिस आरोपी मोहिउद्दीन अब्बा उमर बेरी को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की। वह दुबई से उड़ान संख्या है तो छोड़िए। ये नकली नोट से जुड़ा हुआ बड़ा खिलाड़ी था, और इसको जरा नोटबंदी से आप जोड़िए कि आज जब ये आदमी वापस लाया गया, और जरा सोचिए 2013 से आज हम 2025 में हैं, और ये जो आप प्रक्रिया खबर बड़ी छोटी सी आई है कि इसको आप सोचिए कि पिछले 12 साल से मोदी सरकार इसको पागलों की तरह ढूंढ रही थी, और ढूंढ के लाने में सफल हुई है 12 साल बाद। तो ये इतना लंबा लड़ाई जो लड़ी, वो क्यों लड़ी? और जरा एक बात और गौर करिए, इस मोहिउद्दीन अब्बा के आने के बाद इसी के साथ एक और आया है। वो गुजरात के कुछ लोगों को पैसा ठग करके भागा था, उसको भी आज ही लेके आए हैं। उपवन नाम है उसका, तो वो पकड़, लेकिन वो सामान्य अपराधी है, वो लोगों से पैसा ठग करके भागा था कुछ करोड़ों रुपए, उसको भी पकड़ के आज वापस लाया है मोदी सरकार। कि आप गौर करिए कि पिछले 10 साल से 11 साल से ये सारे कांग्रेसियों को, सारे विपक्षियों को, इनको दौरा पड़ रहा था कि नीरव मोदी कब आएगा, विजय मल्ल्या कब आएगा, ये चौकसी कब आएगा। लेकिन आपने कभी इनके मुंह से सुना इस मोहिउद्दीन अब्बा के बारे में कि ये मोहिउद्दीन अब्बा कब आएगा, ये मोहिउद्दीन अब्बा कहाँ है, इसको पकड़ के कब लाओगे? है तो ये भी भारत का ही अपराधी। ये क्यों नहीं चिल्ला रहे थे? क्योंकि एक तो नकली नोट से जुड़ा हुआ था, और नकली नोट के बड़ी किस्से हैं, बड़ी कहानियां हैं। तो कई एपिसोड हम लोग कर भी चुके कि आपको ध्यान होगा कि नकली नोट की जिस समय वो पूरा कच्चा चिट्ठा खुल चुका है, तो कांग्रेस ऊपर से लेकर नीचे तक काली नजर आएगी। किस तरह से वो मशीनें वही थी, वही कंपनी, विदेशी कंपनी थी जो पाकिस्तान में भी नोट छापती थी और हमारा भी नोट छापती थी। तो किस तरह से नकली नोट के कारोबार में यूपीए की सरकार के बिल्कुल संलिप्तता के बड़े
ठोस सबूत मिले और कई लोगों ने सामने आकर बयान दिए। और ये आदमी बड़ा खिलाड़ी था और ये शारजा दुबई करके पूरा जो ऑपरेट करता था और पिछले 13 साल से फरार था देश से। और एक बात आपने बड़ी स्पष्ट समझ ली होगी कि 2013 से इसके खिलाफ रेड नोटिस था, यानी ये 2013 में यानी कांग्रेस के शासनकाल में भाग गया इस देश से, ये मोदी सरकार के समय में नहीं भागा। तो कांग्रेसियों को 13-14 साल इसकी याद क्यों नहीं आई? इससे आप समझ लीजिए कि कितना गंभीर मामला है ये, कि कांग्रेसी के जैसे दौरे पड़ते थे हर महीने 2 महीने में, कभी नीरव मोदी के नाम पे पड़े, कभी मेहुल चौकसी के नाम पे पड़े, कभी विजय माल्या के नाम पे पड़े। ये उनसे बड़ा अपराधी है, ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने वाला एक तंत्र था। और इसका पूरा रूट लिखा है तो ये आईएसआई का बड़ा मोहरा था। इसका कभी जिक्र नहीं किया कांग्रेसियों ने कि इसको क्यों नहीं ला रहे हो, ये तो 13-14 साल से गायब है। तो इसका मतलब है कि कांग्रेसियों के इसमें चूल्हे हिल गई हैं आज जब ये पहुंचा है। और अभी ये जब उगलेगा कि 2013 से पहले जब ये हिंदुस्तान में रह के ऑपरेट करता था और वो पाकिस्तानी वाली करेंसी जो नोटबंदी में नरेंद्र मोदी ने आग लगा दी काले धन पे, उसमें यहाँ पे कौन कौन खिलाड़ी था, क्या क्या खेल खेलता था, ये मोहिउद्दीन अब्बा, वो मोहिउद्दीन अब्बा जो है वो नकली नोटों के अब्बा कौन कौन थे, ये सच बताएगा इस भारत की सरकार को, जांच की एजेंसियों को। उसकी वजह से इनके हाथ पांव फूले हुए हैं और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है। इसके आने पर कोई बोल नहीं रहा। क्यों नहीं बोल रहा? कम से कम भाजपाइयों को तो इतना तो पूछना चाहिए कि इस पे तो कुछ बोलो। तुम 13 साल से क्यों चुप थे? इसके ऊपर क्या वजह थी? तुम्हारा कौन सा रिश्तेदार है, तुम्हारी कौन सी इससे दोस्ती है कि इसकी तो तुमने कभी याद ही नहीं दिलाई कि नरेंद्र मोदी के ये आदमी फरार है और देश की अर्थव्यवस्था को चूना लगा रहा था। तो आज और ये जरा सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार, अब जो मैं आपको एक बड़ा बताने जा रहा हूं, इन कांग्रेसियों का मुंह काला कर देगा मनीष जी। ये तो अभी 2025 में आया है, मोहिउद्दीन अब्बा भी 2025 में आया है और वो जो आज पकड़ में आया है वो भी 2025 में आया, ताहबुर राणा भी 2025 में आया है। ये मैं 2025 में मैंने सीबीआई की वेबसाइट से डाटा निकाला, गिना कि ये है कि यूपीए शासनकाल में कितने लोग जो थे वो विदेश से ऐसे भगोड़े अपराधी पकड़ के लाए गए थे और नरेंद्र मोदी के 11 साल में कितने लाए गए हैं, यानी उसको 10 ही साल मानिए। 2 दिसंबर 2024 तक का डाटा सीबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मनीष जी ताजुब होगा सुन के आपको। ये जो हमेशा इनका दौरा पड़ता है, कभी नीरव मोदी के नाम पे, कभी मेहुल चौकसी के नाम पे, कभी विजय मल्ल्या के नाम पे, बस 3 ही नाम इनको याद है। बाकी जो भगोड़े अपराधी हैं इस देश के, उनके ऊपर तब मेहरबान क्यों, उनके ऊपर इनकी दया क्यों आती है? तो आप अब जरा सुनिए कि 2004 से 2014 उस दौरान कांग्रेस शासनकाल में मनीष जी 41 भगोड़े अपराधी को पकड़कर एजेंसियां वापस लाई थी देश के अंदर। ये यूपीए सरकार का रिकॉर्ड है और सीबीआई के वेबसाइट पर सब पूरा दर्ज है, आप जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के शासनकाल में कितने आए, ये बड़ा है कि जिसको गाली देते हैं। तो अभी 11 साल पूरे हुए हैं नरेंद्र मोदी के। आपको ताजुब होगा मनीष जी कि दिसंबर 2024 यानी अभी 6 महीना पहले तक मोदी सरकार के शासनकाल में 152 अपराधी पकड़ के आए हैं विदेश से। 152, कांग्रेस के आए थे 41 और 152 आए हैं मोदी के शासनकाल में दिसंबर 2024 से। और 3-4 तो मैं गिना रहा हूँ, 2 आज आए हैं, इससे तैमूर राणा आया है, कुछ और लोग आए होंगे, 4-5 और मान लीजिए। तो ये करीब 156 अपराधियों को पकड़ के लाई है विदेश से मोदी सरकार। जितने कांग्रेस के शासनकाल में भगोड़े अपराधी थे इस देश के, उससे 4 गुना ज्यादा अपराधी पकड़ कर लाई है मोदी सरकार। तो ये तथ्य बताता है कि कैसे खुली छूट दे रखी थी इनका। और ये बता दूं उसमें से कि संभवतः 2 या 4% ऐसे लोग होंगे जो मोदी शासनकाल में भागे होंगे, अन्यथा वो सब पुराने पापी हैं, पुराने अपराधी, उनके सबके फाइलें खुल रही हैं और वो निकाल कर मोदी सरकार उनको पकड़ के ला रही है। तो मनीष जी, जो सरकार, जरा दर्शकों इन कांग्रेसियों की बेईमानी समझिए और ये कितने बेईमान परस्त हैं कि जो सरकार इनकी तुलना में 4 गुना ज्यादा अपराधी पकड़ के लाई है अपने कार्यकाल में, उस सरकार को ये गाली बकते हैं, उस सरकार को गाली बकते हैं बजाय अपने गिरेबान में झांकने के। इनसे कोई पूछे कि तुम क्यों नहीं लाए थे, तुम्हारे समय में क्यों नहीं आई। और ये बता दूं मनीष जी कि 2005
2005 में जो भारत सरकार की सूची थी उसमें 178 अपराधी नामजद थे। 178 अपराधी थे 2005 में, जो भारत जो वांटेड थे और हिंदुस्तान से गायब थे। तो वो भी कांग्रेस का पुराना पाप था। तो 178 में तुम 41 ला पाए, और नरेंद्र मोदी 152 तो 2024 तक थे, और 3-4 और जोड़े 155-56 आज की तारीख में है। तो जो मोदी सरकार 156 लोगों को लेकर आती है, उसको तुम गाली देते हो किसके नाम पे? केवल 2-3 लोगों के नाम पे, वो भी विजय मल्ल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी। तो ये मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और मल्ल्या का नाम सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि इनके पापों की गठरी न खुल जाए। ये जो मैं अब आपके सामने बता रहा हूँ, ये इसका कभी जिक्र आपने सुना किसी न्यूज चैनल पे? किसी का जो इकोसिस्टम, मैंने कहा कि कांग्रेस का इकोसिस्टम कितना जबरदस्त है कि कभी ये जब भी नीरव मोदी और विजय मल्ल्या पे नाचना शुरू करते हैं तो सारे न्यूज चैनलों पे 1-1 घंटे की पंचायत होती है, लेकिन कोई न्यूज चैनल आपको ये नहीं बताता कि नरेंद्र मोदी सरकार कांग्रेस की तुलना में 4 गुना ज्यादा अपराधी पकड़ के लाई है। और ये बात अच्छे समझ लीजिए, दर्शकों को कह रहा हूं कि जो अपराध करके यहाँ से भागा, विदेश जाके भाग गया, वहां जाके अपना पूरा राजकाज जमाए हुए, वो छोटा मोटा अपराधी नहीं होता है। वो छुरभैया नहीं होता, छुरभैया हत्यारा नहीं होता, छुरभैया लुटेरा नहीं होता, छुरभैया ठग नहीं होता। वो बड़े अपराधी होते हैं जो यहाँ अपराध करने के बाद भाग कर विदेश में अपना ठिकाना बनाते हैं और वर्षों रहते हैं, कांग्रेस के शासनकाल से रह रहे हैं। वैसे अपराधियों को पकड़ के लाइए नरेंद्र मोदी। तो मैं बहुत ज्यादा अंतर मानता नहीं। क्या बोलते हैं, इसका नाम ही ऐसा मसीहुद्दीन अब्बा नाम है इसका, कि इसमें ये नीरव मोदी के से ज्यादा खतरनाक इनको मानता हूँ। ये लगातार हमारी अर्थव्यवस्था को किस तरह खोखला करते हैं और पाकिस्तान को मजबूत करते हैं, उसके हथकंडे का शिकार बने होते हैं। ऐसे अपराधी पकड़ के आए और 152 की सूची आप पढ़िएगा तो आप चौंकिएगा। तो इस देश के प्रति कौन ईमानदार था? वो जो बड़ा महान अर्थशास्त्री, बड़ा ईमानदार मिस्टर क्लीन मनमोहन सिंह ईमानदार था, या ये बैठा चाय वाला नरेंद्र मोदी, जिसको बताते हैं ना चाय वाला है, जिसकी डिग्री नकली है, वो ईमानदार है? ये फैसला आप करिए। देखिए सर, इसका महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि जब से नोटबंदी लागू हुआ, पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। एक पॉलिटिकल पार्टी तो समझिए कि जमींदोज हो गई, जिसका पूरा कैश का ही धंधा था कि विधायकी की टिकट पानी है। आपकी यूपी की वो पार्टी है जो खुलेआम लोग जानते थे कि भाई कैश का धंधा है, इतना मान लो, विधायकी का टिकट पा लो, क्योंकि तुम मेरे नाम पे जीतते हो तो तुम्हें पैसा दो और टिकट पाओ। मेरे तो कई क्लोजली जानने वाले हैं पत्रकार साथी, उनके बिल्डर भाइयों ने टिकट पाया वहां से। कांग्रेस पार्टी की रीढ़ टूट गई, क्योंकि मैंने सालों कांग्रेस कवर किया, ये बहुत नजदीकी से माना कि नोटबंदी के कारण कांग्रेस की पूरी रीढ़ टूट गई। कैसे कांग्रेस मुख्यालय के पीछे जो फ्लैट्स थे, कांग्रेस सत्ता काल में वही कैश का धंधा चलता था। पाकिस्तान का पूरा अर्थतंत्र, क्योंकि नकली नोटों की जो का जो खेल था वो हमेशा पाकिस्तान से चलता था। इसका मतलब है कि देश के अर्थतंत्र को चौपट करने के लिए, अब जबकि चीजें खुली हुई है सर, कि कांग्रेस पार्टी ने मुंबई आतंकी हमले में पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की, चाइना के साथ गठबंधन था कांग्रेस का। इसका मतलब है कि भारत के खिलाफ इस साजिश, भारत के अर्थतंत्र को, मतलब जिसके हाथ में देश ने सत्ता दी, उसी ने इस देश के अर्थतंत्र को चौपट करने का खेल खेला। तो ये सब गुर्गे पाले हुए थे कांग्रेस का। आप इसीलिए कह रहे हैं कि इसीलिए कांग्रेस डरी हुई है कि नकाब उतरेगा जब इससे पूछताछ होगी, सामने जब कुछ आए। हालांकि उनके पास एक अभयदान है। मैं दर्शकों से जरा आज संडे है, जरा आपको और विस्तार से समझा दूं कि आप जरा गौर करिए। क्रिश्चियन मिशेल 2018 से भारत में बंद है। उसके बाद वो राजेंद्र सक्सेना रहा, राजेंद्र सक्सेना ही नाम उसका, राजेंद्र सक्सेना बंद है अगस्ता वेस्टलैंड दलाली कांड में। संजय भंडारी नहीं है, दूसरा वाला क्या नाम, मनीष जी उसका नाम लीजिए, वो भी इसी तरह से मिलता जुलता। एक आदमी और बंद है, संजय भंडारी तो फरार है, एक और है जो रॉबर्ट वाड्रा गैंग का जिसे कहते हैं। तीनों आदमी 2018 से बंद है। संजय, उसकी राजेंद्र सक्सेना की जो बीबी है वो भी कुछ महीने जेल में रही। आपने कभी किसी न्यूज चैनल पे कोई एक्सक्लूसिव आपने सुनी कि उसने एजेंसियों को ये बताया? ये हमको आपको दिन में 4 बार एक्सक्लूसिव लेकर नाचने लगते हैं सारे चैनलों के रिपोर्टर कि सोनम रघुवंशी ने मेघालय पुलिस को ये बताया, सोनम रघुवंशी ने इंदौर पुलिस को ये बताया, सोनम रघुवंशी ने यूपी की पुलिस को ये बताया। इनके इतने करामाती रिपोर्टर हैं कि इनको बिना उसके ये मेघालय से लेके और गाजीपुर तक की पूरी खबर इनके पास आ जाती है कुछ ही मिनटों में।
यानी सुबह कुछ और बताते हैं, साथ दोपहर में कुछ और बताते हैं, शाम को कुछ और बताते हैं, रात में बैठ के उसको परपंच होता है। तो ये वहां की तो खबरें निकाल लाते हैं, लेकिन दिल्ली की तिहाड़ जेल में उससे क्या पूछताछ हुई? क्रिश्चियन मिशेल ने 2018 से 2025 7 साल हो गए, आज तक मैंने एको एक्सक्लूसिव नहीं सुनी, आज तक मैंने नहीं सुनी। उसकी 2 एक्सक्लूसिव मैंने सुनी, जब वो जिस दिन वो आया था उस दिन सोनिया गांधी का दूत उससे मिलने गया था, उससे कागज ले रहा था, चिट लिखी हुई थी, वो सीबीआई ने जब्त की थी या उसके बाद सीबीआई ने एक दिन कोर्ट में बताया था 1 महीने बाद। तब से लेकर अब तक राजेंद्र सक्सेना की कोई खबर क्यों नहीं आई? तो ये इनका इकोसिस्टम है कि ये क्रिश्चियन मिशेल के बारे में आपको नहीं बताएंगे, ये राजेंद्र सक्सेना के बारे में आपको नहीं बताएंगे, संजय भंडारी के बारे में आपको नहीं बताएंगे, और आपका ध्यान उस तरफ जाए भी ना, उधर आप सोचे भी ना। तो ये आपको सोनम रघुवंशी समलैंगिक थी, सोनम रघुवंशी की तीसरा बॉयफ्रेंड था, तो सोनम रघुवंशी का बाप भी इसमें शामिल था। अरे उसने अपने आदमी का कत्ल कर दिया, वो पकड़ गई, हथियार बरामद हो गए, उसके साथी पकड़ गए, अब उसकी सजा जब होगी तो बात होगी। हमको उस परपंच में क्यों डाल रहे हो? देश का उस परपंच से क्या लेना देना? लेकिन क्योंकि जिस परपंच से देश का लेना देना है, उस परपंच की तरफ आपका ध्यान ना जाए। जैसे आज मैं बता रही मोइनुद्दीन अब्बा, ये इन सबका अब्बा है। और ये जो नोटबंदी अभी कल परसों में देख रहा था कि किसी सज्जन ने अपना कमेंट भी किया था कि एक दिन नोटबंदी भी फिर से करिए। नोटबंदी एक अंतहीन उसकी तरह है, जिसमें लगातार खुलासे, और अब ये जब आया है इस पे जब बरसेगी एजेंसी, तो ये कुछ और भी बताएगा। जो नकली नोटों का कारोबार इस हिंदुस्तान के अंदर कैसे चल रहा था, कौन उसके मास्टरमाइंड थे और उनका क्या मोडस ऑपरेंडी थी, ये कई चीजें खुलेंगी। लेकिन न्यूज चैनलों से ये गायब है, मोहिउद्दीन अब्बा गायब है, और वही सोनम रघुवंशी और उसका हस्बैंड और उसकी गर्लफ्रेंड, अब वो समलैंगिक, अब एक नया उसमें एंगल आ गया। बिल्कुल जैसे उपन्यास नहीं हुआ करते थे सस्ते सतही थोथे वाले, कि अलग अलग कहानियां उसमें हर 30-40 पन्ने के बाद बदल जाती थी, उस तरह से न्यूज चैनल अपनी हर 2-3 दिन में कहानी बदल, बता रहे हो समलैंगिक थी, उसकी समलैंगिक दोस्त थी, उसको पकड़ा जाएगा। ये इस तरह की कहानी ये सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि आपका ध्यान इन कहानियों पर ना जाए, क्योंकि ये कहानी देश से जुड़ी हुई है और कांग्रेस का मुंह काला करती है, मोदी विरोधियों का मुंह काला करती है, उनको चौराहे पे खड़ा करके नंगा करती हैं। तो वो उनकी जिक्र कभी नहीं करा। आप जरा दर्शकों को आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि आपने अब पिछले साल 2 साल में कितनी बार आपने क्रिश्चियन मिशेल का नाम सुना? क्रिश्चियन मिशेल यहाँ क्यों बंद है, उसके बारे में आपने सुना? क्रिश्चियन मिशेल का क्या, उसका उसके लिए कौन पैरवी कर रहा है, कौन लड़ रहा है, उसकी जमानत क्यों नहीं हुई? सब गायब है। और ऐसा नहीं कि कोई गवर्नमेंट ने उसको सेंसर कर रखा है। आप अखबार लिखते रहते हैं, अखबार उस पर लिखते रहते हैं, हमको आपको मनीष जी को भी अखबारों के ही जरिए पता चलता है। तो अखबारों में तो खबर उसकी आती रहती है, लेकिन न्यूज चैनलों से गायब रहती है, क्योंकि उनको नहीं दिखाना, और उसके साथ उनकी डबल ड्यूटी है। जैसे मोदी की डबल इंजन सरकार है यूपी में या कई राज्यों में, उसी तरह से इनकी डबल ड्यूटी है कि एक तो तुमको दिखाना नहीं है, दूसरे लोगों का ध्यान उस तरफ न जाए, इसलिए तुमको कोई ना कोई नौटंकी चालू रखनी है। तो ये अपना डबल ड्यूटी कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल, जिस लड़के की, जिस रिपोर्टर की रिपोर्ट आपने दिखाई है वो मेरी टीम में था जब मैं सनसनी का ब्यूरो हेड हुआ करता था। वो जिस चैनल में काम कर रहा है आज की तारीख में, किसी चैनल में काम कर रहा है, चैनल का नाम क्या लेना, उस चैनल में खबर नहीं है, लेकिन उसके वेबसाइट में खबर है, जिसकी आपने अब जिस रिपोर्ट की अभी जिस रिपोर्ट के आधार पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कई अखबारों के, न्यूज चैनलों के वेबसाइट पे तो ये रिपोर्ट है, लेकिन टीवी चैनल पर दिन भर की थोथेबाजी में वही यूक्रेन, वही लड़ाई बेचता है वो चैनल, और उसी चैनल का ये लड़का जो है मेरी टीम का हिस्सा था। सोचिए कि ये और कई चीजें मनगढ़ंत कहानी बढ़ती, जो आप कह रहे हैं ना कि ये जब सीबीआई हम लोग आरुषि कवर कर रहे थे, व्यूअर्स को बता दूं, तो अब प्लानिंग बनती थी 4 रिपोर्टरों के बीच, क्राइम के जो रिपोर्टर होते थे, आज इसमें ये एंगल डाल देना, जिसको आप कह रहे हैं ना कि वो ये ज्यादा बिकाऊ होता है कि समलैंगिक है। इस तरह का क्राइम का जब लंबा खींचेगा तो समलैंगिक एंगल आएगा ही आएगा। ये विश्लेषण हम लोग इसलिए करें एक जर्नलिस्ट के रूप में, चूंकि आपने भी लंबे समय क्राइम को देखा है, क्राइम रिपोर्टिंग की है। ये कमाल की बात है, क्राइम का ये भी बड़ा हिस्सा है इंटरनेशनल क्राइम का, इस पे चर्चा नहीं है, इसलिए कि कांग्रेस का इकोसिस्टम इस खबर को दबाना चाहता है, जैसे नोटबंदी का एक भ्रम फैलाकर के देश में दंगे की साजिश। लेकिन क्या इससे बच पाएगी कांग्रेस पार्टी या पुरानी सरकार कि कैसे उसने, इस देश कैसे था, कितने नकली नोट पकड़े गए, ये सब एक कहानियां बन, अब इतिहास बन गया, जैसे सीरियल ब्लास्ट इतिहास बन गया ना, वैसे ही इतिहास बन गया
लोग इसे हल्के में ले रहे हैं। उस समय कांग्रेस के इकोसिस्टम के लोग नोटबंदी का मजाक उड़ाते थे। आप अपने ये पारा जो है जेम्स राय के चैनल में कि आपको अपने ही पैसे के लिए लाइन में लगना चाह पड़ रहा है। इस देश में गृह युद्ध की साजिश रची जा रही थी, लेकिन देश की जनता ने माना कि नोटबंदी जरूरी क्यों था। आज ये पता चल रहा है कि इस तरह के लोग जब पकड़े जा रहे हैं तो ये लग रहा है कि खेल दरअसल कितना गहरा था और क्यों नोटबंदी करनी पड़ी सरकार। और जिस मोदी को दबाने कुछ छुपाने की कोशिश ये कर रहे हैं, वो मोदी का ये तो एक अभी आपको बता जो आज आया है सामने। और ये बड़ी चीज जो आप दर्शकों को बता दूं कि इस आदमी का महत्व आप समझिए कि जब से प्रधानमंत्री मोदी सरकार आए 2014 में 13 में इसके खिलाफ रेड अलर्ट हुआ, गायब हो गया था। और 14 से लेकर लगातार 11 साल पीछा नहीं छोड़ा इसका मोदी सरकार ने। तो आप समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट आदमी है और ये सूचनाओं का भंडार लेके आया है भारत। अब आने वाले समय में कितनी चीजें आती, क्योंकि हमारे यहाँ न्यूज चैनल तो इसको कोई बात ही नहीं करेगा, कोई मीडिया बात नहीं करेगा इस पे। वो कोशिश करेगा जितना उसको पीछे डाले, लेकिन वो आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए। और उसको हम लोग के सामने आएंगी, कई चीजें खुलेंगी। और मनीष जी मैं और बता दूं आपको कि ऐसा नहीं है, सूचनाएं आती है, सूचनाएं रखी जाती है और सूचनाएं कभी मरती नहीं है, सूचनाएं कभी छुप नहीं पाती, वो समय समय पे खुलती हैं। इन्हीं कांग्रेसियों को बता, लेकिन अभी बताता हूँ उसको, अभी किस्सा एक सूचना का भी बताता हूँ